बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिस्टेरिसीस लूप। तो हमारे पास कोई भी मटेरियल हो, हम उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना चाहें तो हम उसका हिस्टेरिसीस लूप ड्रा करते हैं। हम उस मटेरियल का एक पीस लेंगे जिसको हम एक सोलेनॉइड के अंदर रख देंगे और इस सोलेनॉइड में से हम अल्टरनेटिंग करंट को पास करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट का ये ग्राफ डायग्राम में दिखाया हुआ है वर्सेस टाइम। तो इस इंस्टेंट पे करंट जीरो है, इस इंस्टेंट पे करंट मैक्सिमम है, इस इंस्टेंट पे करंट अगेन जीरो है, इस इंस्टेंट पे करंट फिर मैक्सिमम है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, और इस इंस्टेंट पे करंट फिर से जीरो है एंड सो ऑन। तो हम जिस मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहते हैं हम उसको सोलेनॉइड के अंदर प्लेस कर देंगे और सोलेनॉइड में से अल्टरनेटिंग करंट ड्रा करेंगे। फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे मैग्नेटाइजिंग करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के दरमियान। याद रखो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B है या मैग्नेटिक इंटेंसिटी B है, ये इस मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड है, ये सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और इसमें से गुजरने सोलेनॉइड में से गुजरने वाले करंट के दरमियान हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को। आपको पता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में एटम्स कोऑपरेट करके डोमेन्स बनाते हैं और सब डोमेन्स क्योंकि नॉर्मल हालत में रैंडम होती हैं, इस वजह से पूरे मटेरियल का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। तो शुरू में जब करंट जीरो है उस वक्त सब डोमेन्स रैंडम है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो है, तो हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा ओरिजिन पे। फिर जैसे करंट बढ़ता चला जाएगा तो सोलेनॉइड का फील्ड भी बढ़ता जाएगा और सोलेनॉइड का जो फील्ड है वो इन डोमेन्स पे फोर्स लगाएगा और ये डोमेन्स अलाइंड अप होना शुरू हो जाएंगी, तो मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो मैक्सिमम करंट पे मटेरियल की सारी डोमेन्स अलाइंड अप हो जाएंगी और मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो जाएगा। इस पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट का नाम देंगे। तो जब करंट मैक्सिमम होगा मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो जाएगा और सब की सब डोमेन्स अलाइंड अप हो जाएंगी। लेकिन मैक्सिमम करंट के बाद करंट कम होना शुरू हो जाएगा, तो करंट कम होने की वजह से सोलेनॉइड का फील्ड भी कम होना शुरू हो जाएगा और जब करंट जीरो हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो हो जाएगा, तो मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। करंट कम होने की वजह से सोलेनॉइड का फील्ड कम हो रहा है, सोलेनॉइड का फील्ड कम होने से मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। लेकिन जब सोलेनॉइड का करंट जीरो हो जाएगा तो सोलेनॉइड का फील्ड भी जीरो हो जाएगा लेकिन मटेरियल का फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि अभी भी आप देखें कुछ डोमेन्स जो हैं वो इस डायरेक्शन के अंदर अलाइंड अप हैं और उनमें से कुछ डोमेन ऐसी हैं जो रैंडम हो गई हैं, लेकिन बाकी डोमेन्स अभी भी उसी डायरेक्शन में अलाइंड अप हैं। यानी जब मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो होगा तो मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा ड्यू टू पार्शियल अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स। अब इसके बाद करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो सोलेनॉइड का फील्ड भी ऑपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो जाएगा, तो वो इन डोमेन्स पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से ये डोमेन्स रैंडम होना शुरू हो जाएंगी और इस मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा। एक सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट पे ये सब डोमेन्स दोबारा रैंडम हो जाएंगी और मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इसके बाद जब फर्दर रिवर्स करंट बढ़ेगा तो मटेरियल पे क्योंकि अब ऑपोजिट फोर्स सोलेनॉइड लगा रहा है तो फिर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा और जब करंट मैक्सिमम होगा तो मटेरियल की सब डोमेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड अप हो जाएंगी और मटेरियल ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटाइज हो जाएगा। जब करंट पॉजिटिव मैक्सिमम था मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ, जब करंट नेगेटिव मैक्सिमम होगा मटेरियल इस डायरेक्शन के अंदर यानी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब फिर से जब ये नेगेटिव करंट कम होना शुरू होगा तो सोलेनॉइड का फील्ड कम होना शुरू हो जाएगा, तो ये डोमेन्स फिर से रैंडम होना शुरू हो जाएंगी। इस इंस्टेंट पे करंट फिर से जीरो हो गया है,
लेकिन मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड अब फिर जीरो नहीं होगा, क्योंकि इनमें से कुछ डोमेन्स तो रैंडम हो जाएंगी लेकिन कुछ डोमेन्स अभी भी अलाइंड अप रहेंगी, जिसकी वजह से अभी भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। इसके बाद करंट फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने की वजह से फोर्स फिर पहले वाली इस डायरेक्शन में लगेगी, जो इन डोमेन्स को फिर से रैंडम करना शुरू कर देगी। अब ये इस वैल्यू ऑफ करंट पे दोबारा ये सब डोमेन रैंडम हो जाएंगी और मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड फिर से जीरो हो जाएगा। जब फर्दर करंट पॉजिटिव में बढ़ेगा तो ये मटेरियल फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। तो आपने देखा जब करंट पॉजिटिव मैक्सिमम होता है मटेरियल इस डायरेक्शन में मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो जाता है, और जब करंट नेगेटिव मैक्सिमम होता है मटेरियल ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो जाता है। लेकिन जब करंट जीरो होता है मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता ड्यू टू पार्शियल अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स। तो जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा तो वो ऐसे बढ़ रहा होगा, और जब कम हो रहा होगा तो ऐसे कम हो रहा होगा। इस तरह आई और बी में जो ग्राफ बनेगा वो एक लूप की शक्ल में बनेगा। इस लूप को हम हिस्टेरिसिस लूप का नाम देंगे। याद रखो हिस्टेरिसिस लूप सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बनता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल या डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये लूप नहीं बनेगा। इसका मतलब हम हिस्टेरिसिस लूप की मदद से डिफरेंट मटेरियल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वो फेरोमैग्नेटिक हैं, पैरामैग्नेटिक हैं या डायामैग्नेटिक हैं। अगर तो मटेरियल्स का हिस्टेरिसिस लूप बन रहा है तो इसका मतलब वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। इसके अगर हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हर एटम क्योंकि टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव तो करता है लेकिन कोई डोमेन्स पैदा नहीं होती। जब करंट बढ़ता जाएगा तो मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा। जब करंट मैक्सिमम होगा तो मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन जब करंट कम होना शुरू होगा तो मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड भी उसी तरह कम होना शुरू हो जाएगा। और जब करंट जीरो होगा क्योंकि इसमें डोमेन्स नहीं है तो कोई भी पार्शियल अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स नहीं रहेगी, तो मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। यानी इस केस में जब करंट मैक्सिमम होता है मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होता है, लेकिन जब करंट जीरो होता है तो मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाता है। इसी तरह जब ऑपोजिट करंट डायरेक्शन में करंट बढ़ता है तो फील्ड बढ़ता है। जब करंट ऑपोजिट मैक्सिमम होगा तो फील्ड भी ऑपोजिट मैक्सिमम होगा, और जब करंट कम होता जाएगा तो फील्ड भी कम होता जाएगा, और जब करंट जीरो होगा तो फील्ड अगेन जीरो होगा। तो ये हमेशा इस तरह बढ़ेगा और इसी तरह से ही कम होगा। तो इस तरह ये एक लूप नहीं बनेगा। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में आई और बी का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बनेगा। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करती हैं तो इनमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑपोजिट पैदा होगा। जब हम पॉजिटिव करंट देंगे तो इसमें नेगेटिव फील्ड पैदा होगा, और जब हम नेगेटिव करंट देंगे तो इसमें पॉजिटिव फील्ड पैदा होगा। आप देखिए जब करंट पॉजिटिव है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नेगेटिव है, और जब करंट नेगेटिव है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव है। और डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के साथ लीनियरली वेरी करता है। इस वजह से अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस का उर्दू में मीनिंग है पसमानदगी, पीछे रह जाना। तो आप यहां पे नोट करो कि ये कर्व हमें मिल रही थी जब करंट बढ़ रहा था, और ये कर्व हमें मिल रही है जब करंट कम हो रहा है। तो आप देखें किसी भी करंट की वैल्यू पे, मिसाल के तौर पे करंट की इस वैल्यू पे जब करंट बढ़ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड की हमें ये वैल्यू मिली थी, और जब करंट कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की ये वाली वैल्यू आ रही है। तो जब करंट कम हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज हमेशा ज्यादा हैं उन वैल्यू से जब करंट बढ़ रहा था। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फॉर एनी वैल्यू ऑफ करंट इज ऑलवेज ग्रेटर व्हेन करंट इज डिक्रीजिंग। जब करंट डिक्रीज हो रहा होगा, आप देखिए वो ग्राफ ऊपर है, और जब करंट इंक्रीज हो रहा होगा ये ग्राफ नीचे है। तो इसका मतलब इस ग्राफ में बी की वैल्यू ज्यादा है और इस ग्राफ में बी की वैल्यूज कम है। यानी जब करंट कम हो रहा होगा बी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी जब करंट बढ़ रहा होगा उससे। देन व्हेन इट इज इंक्रीजिंग, मतलब जो मैग्नेटिज्म है वो लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट। आप देखें जब करंट बढ़ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड भी वैसे ही बढ़ रहा था, लेकिन जब करंट कम हो रहा है और करंट कम होके जीरो हो गया है
तो मैग्नेटिक फील्ड करंट कम होके जीरो नहीं हुआ, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट से पीछे रह गया है, तो हम इसको बोलेंगे मैग्नेटिज्म लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट। इस फिनोमिना को हम हिस्टेरिसिस कहते हैं, और ये जो लूप बनेगा इसको हम हिस्टेरिसिस लूप का नाम देंगे। हमने पढ़ा है दो तरह के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल वो है जिनको हम इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल वो है जिनको हम इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। आयरन एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है और स्टील एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। तो आयरन का आई और बी का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है, और स्टील का जो आई और बी का ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बनेगा। अब हम हिस्टेरिसिस लूप से कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज सैचुरेशन। जब मैग्नेटाइजिंग करंट मैक्सिमम हो जाता है तो मटेरियल की सब डोमेन्स अलाइंड अप हो जाती हैं और मटेरियल मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड एग्जिबिट करता है। इस हालत को हम बोलते हैं कि मटेरियल मैग्नेटिकली सैचुरेटेड हो गया है। व्हेन मैग्नेटाइजिंग करंट इज मैक्सिमम एंड ऑल द डोमेन्स आर अलाइंड अप, then material is said to be magnetically saturated। इसके बाद रेमिनेंस या रिटेंटिविटी। आप देखिए जब मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो हो गया था तो मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं था, बल्कि उसकी कुछ वैल्यू मौजूद थी। इस वैल्यू को जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की मौजूद है जब मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो हो गया, रेमिनेंस या रिटेंटिविटी बोलते हैं। The value of magnetic flux density due to partial alignment of domains। ये जो वैल्यू मौजूद है ये डोमेन्स की पार्शियल अलाइनमेंट की वजह से है। तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू पार्शियल अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स व्हेन मैग्नेटाइजिंग करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड रिटेंटिविटी या रेमिनेंस। इसके कोएर्सिविटी अब हम डिफाइन करेंगे। तो आप देखें कि मटेरियल के इस मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने के लिए हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट गुजारना पड़ा। तो किसी मटेरियल के मैग्नेटिक फील्ड को जीरो बनाने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में जितना करंट गुजारना पड़ता है उसको हम बोलते हैं कोएर्सिविटी। टू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल करंट इज इंक्रीज्ड इन रिवर्स डायरेक्शन। अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट टू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल कंप्लीटली इज कॉल्ड कोएर्सिविटी। अब क्योंकि आयरन एक सॉफ्ट मटेरियल है तो आप देखें इसके लिए कम रिवर्स करंट रिक्वायर्ड है डीमैग्नेटाइज करने के लिए, और स्टील एक हार्ड मटेरियल है तो इसकी कोएर्सिविटी ज्यादा है और इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए ज्यादा करंट रिक्वायर्ड है। इसका मतलब जो आयरन है उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना आसान है, और स्टील को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल है। इसकी कोएर्सिविटी कम ज्यादा है और इसकी कोएर्सिविटी कम है। लास्ट बात है हिस्टेरिसिस लॉस। ये जो लूप बन रहा है इस लूप का जो एरिया है वो बराबर होता है एनर्जी एक्सपेंडेड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द मटेरियल इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ डोमेन्स इन ईच साइकिल। यहां पे आप ईच साइकिल भी लिखेंगे। इट इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लॉस। तो ये जो लूप का एरिया है ये इट इज द मेजर ऑफ जो एनर्जी हमें मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में खर्च हुई, यानी जो एनर्जी खर्च हुई इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ डोमेन्स, इसको हम नाम देंगे हिस्टेरिसिस लॉस। तो अगर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना हो तो ऐसा मटेरियल सूटेबल है जिसकी कोएर्सिविटी कम हो, तो उसमें आयरन ज्यादा सूटेबल है, या ट्रांसफार्मर की कोर बनाने के लिए आयरन ज्यादा सूटेबल है जिसकी कोएर्सिविटी कम है। और अगर हम परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ऐसा मटेरियल ज्यादा सूटेबल है जिसकी कोएर्सिविटी ज्यादा हो, यानी स्टील ज्यादा सूटेबल मटेरियल है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।